हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट नंबर 37 तक को कंप्लीट पढ़ाया। यानी जो हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 37 वाली क्लास हुई थी उसमें कंप्लीट हम लोगों ने रिवीजन देखा था। और इसी प्रैक्टिस सेट नंबर 38 में मैं आप सभी का स्वागत करूंगा। मैं मान के चलूंगा कि मैंने जितने भी आप लोगों को इससे पहले प्रैक्टिस सेट पढ़ाए होंगे, आप सभी नोट्स बनाए होगा, लिखा होगा और आज की क्लास में आप सभी रिवीजन करके आए होंगे। चलिएगा, आप बिगर किसी देरी से बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न पहले का ही है, लेकिन मैंने दिया है, मैं ये मान के चलूंगा आप सभी इस सवाल का मुझे बिल्कुल राइट आंसर देंगे। सवाल इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिएगा, खालिस्तान को दक्षिण अफ्रीका में उनके एम्बुलेंस सेवाओं के लिए 1915 में हार्डिंग के द्वारा केसर हिंद के से सम्मानित किया गया था। तो आप सभी जानते हैं राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा बिल्कुल इस सवाल का महात्मा गांधी। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात ये करेंगे कि मैंने पहले भी जैसे आप लोगों को जो जानकारी दिया था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे, केवल यही सवाल का जवाब दीजिएगा। तो जवाब होगा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी क्या करते हैं, 1915 को दक्षिण अफ्रीका से कहां पर आते, लिख लीजिएगा दक्षिण अफ्रीका से। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि दक्षिण अफ्रीका से कहां पर आते दोस्तों, तो जवाब हो जाएगा भारत में यहां पर आते हैं। और यही कारण रहा कि भारत में हर वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में सम्मानित किया जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सुभाष चंद्र, दो ऑप्शन यहाँ पर लिख दिए गए हैं, तो यहाँ पर याद होना चाहिएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर अधिवेशन देखने को मिले। जो पहला अधिवेशन हमें देखने को मिला 1938 में, जो हरिपुरा अधिवेशन, कौन सा जो पूरा हरिपुरा यहाँ पर अधिवेशन देखने को मिलेगा। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो महत्वपूर्ण अधिवेशन देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक हम लोगों को देखने को मिला 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। और यही जो हरिपुरा अधिवेशन देखने को मिलेगा, जो इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा यहाँ पर किया गया था, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। कौन के द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा यहाँ पर अध्यक्षता किया गया। आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि बताइए सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो जवाब हो जाएगा 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों को याद रखना है कि 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, तो त्रिपुरी अधिवेशन की भी यहाँ पर अध्यक्षता आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पर अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की जाती है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा यहाँ पर की जाती है। लेकिन इसी 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं। और फिर इसके बाद में 1939 में आप सभी को याद होगा कि कौन सी सामाजिक उनकी एक राष्ट्रीय पार्टी, जिसका नाम हम लोगों ने दिया था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। कौन सी पार्टी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस कब कर डालते हैं, तो जवाब हो जाएगा 1939 में यहाँ पर किया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस साहब ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब किया था, तो जवाब हो जाएगा 1939 में सुभाष चंद्र बोस साहब के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना यहाँ पर की जाती है। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा डिप्थ में पढ़ना चाहता है तो इस बात को जरूर लिख लीजिएगा कि 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में जैसे ही सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना इस्तीफा देते हैं, तो यह कुछ समय के लिए वहां पर फिर यहां से तो इन्होंने अपना त्यागपत्र यहाँ से अपना त्यागपत्र दिया। लेकिन त्रिपुरा अधिवेशन के बाद में फिर अध्यक्ष यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना दिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर बना दिए गए। मैं आशा करूंगा आप सभी को याद होगा। अब इसके बाद अगर हम लोग फिर से महात्मा गांधी के ऊपर बात करेंगे, तो यहाँ पर एक आप लोगों को याद होना चाहिए 1942 में 8 अगस्त, ये याद होना चाहिएगा। अगस्त 8 को महात्मा गांधी जी के द्वारा एक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है और यहीं पर महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या
मरो का जो स्लोगन दिया गया था वो इसी में यहाँ पर दिया गया था। मैं मान के चलूंगा आप सभी को ये सारे प्रश्न यहाँ पर याद होंगे। बाल गंगाधर तिलक, सुभाष, हालांकि सवाल का राइट आंसर बिल्कुल हम लोगों को बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। मैं आशा करूंगा आप सभी को समझ में आया होगा। ये सारी बात महत्वपूर्ण है, आप लोगों को लिख लेना है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो फिर आपका स्वागत करेंगे ऑफलाइन सेंटर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 2 है, भारत में किस प्रकार की सरकार है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमसे पढ़ें या किसी भी एक अच्छे टीचर से पढ़ें तो आप लोगों को पता होगा भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है। सबसे शुरुआती पॉइंट है, क्या राजतंत्री व्यवस्था है, क्या हमें भारत में राजतंत्र व्यवस्था देखने को मिलती है या फिर हमें संप्रदायवादी व्यवस्था देखने को मिलेगी। न तो हमें भारत में राजतंत्री व्यवस्था देखने को मिलेगी, न संप्रदाय व्यवस्था देखने को मिलेगी, हमें मुख्य रूप से संसदीय व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। इस बिहार पर हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 3 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 3 फिर से कॉन्स्टिट्यूशन से, और आप सभी के सामने जो देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान के में कितने देशों से विशेषताएं जो ली है। 13 देश यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 6 देश, 7 देश या फिर 10 देश देखने को मिलेंगे। राइट आंसर होगा 10 देशों से मुख्य रूप से भारत ने अपने संविधान के जो बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर ली है। मुख्य रूप से जितने भी अभी याद आते जाएंगे हम लोग लिखते जाएंगे। हम लोग बात करेंगे आयरलैंड से, कहां से शुरुआत करेंगे आप सभी जानेंगे, आयरलैंड से बात करेंगे। आप लोगों को याद होना चाहिए यहाँ पर हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व क्या लिया है। यहाँ पर एक मिनट हम लोग इनको व्हाइट मार्कर से लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया है, आप लोगों को याद होगा कि नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक जो तत्व है वो हम लोगों ने यहीं से लिए हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भी हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से यहाँ पर लिया है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अगर आपसे पूछेगा ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड टाइम पर हो जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया से बहुत कुछ, कैसा लिखा, राइटिंग कैसे चल रही है यार, ऑस्ट्रेलिया तो ही सही से नहीं लिख पाए। सेकेंड टाइम हम लोगों को देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, मैं आशा करूंगा आप लोगों को दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया क्या क्या हम लोगों ने नाम यहाँ पर लिया है। तो समवर्त सूची का प्रावधान, कौन सी सूची का प्रावधान, समवर्त सूची का जो प्रावधान है, समवर्त सूची का प्रावधान जो है हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ से लिया है। और फिर यही के बाद आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि प्रस्तावना की भाषा, किसकी भाषा, प्रस्तावना की जो भाषा है आप ये जो यहाँ से लिया गया है। इसके बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हम लोग जो बात करेंगे जापान के ऊपर। जापान से हम लोगों ने क्या लिया है, तो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष यहाँ पर जो है आप सभी जानेंगे कि समानता के बारे में जो हम लोगों ने बात कहाँ से ली है, यह हमने मुख्य रूप से जापान के संविधान से यहाँ पर स्वीकार की है। फिर यदि हम लोग देखेंगे फ्रांस, कहां से, फ्रांस से हम लोगों ने क्या लिया है, तो आप सभी जानेंगे, आपने पढ़ के रखा हो संप्रभुत्वता आप सभी जानेंगे। इसके बाद अखंडता आप सभी जानेंगे, यह प्रमुख रूप से शब्द यहाँ पर। और बंधुत्व, कौन सा, बंधुत्व जैसे शब्द, जो ये शब्द सभी शब्द हम लोगों ने किस देश के संविधान से लिए हैं, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। तो हमने आयरलैंड को देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा, जापान को देखा, फ्रांस को देखा, ठीक है। इतने पूर्ण रूप से हम लोगों ने जो देशों को देखा। आगे हम लोग बात करेंगे ब्रिटेन के ऊपर, और आप सभी जानेंगे ब्रिटेन से हम लोगों ने एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो हम लोगों ने कहां से लिया है, तो जवाब हो जाएगा ब्रिटेन से लिया है। फिर इसके बाद में संसदीय जो व्यवस्था है वो हम लोगों ने यहीं से स्वीकार किया है। मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। इसके बाद अगर हम यूएसए की बात करेंगे तो आप सभी जानेंगे कि यूएसए से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। तो आप सभी जानेंगे एक महाभियोग की प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो हम लोगों ने यहीं से लिए हैं। और फिर इसके बाद होगा कि राष्ट्रपति का पद, किसका पद है, राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है
वो हम लोगों ने यहीं से स्वीकार किया है। मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद होगा। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हम लोगों ने कहां से स्वीकार किया है? तो जवाब हो जाएगा यूएसए से हम लोगों ने किया है। और मुख्य रूप से मूल अधिकार, क्या दोस्तों, जो मूल अधिकार है, यह मूल अधिकार भी हम लोगों ने यहीं से स्वीकार किए हैं। फिर इसके बाद एक देश आएगा, आप सभी जानते हैं, सोवियत संघ, या जिसे हम लोग वर्तमान में आज रूस कहते हैं। पहले ये सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। यहाँ से हम लोगों ने क्या लिए हैं? तो जवाब हो जाएगा मूल कर्तव्य। किसका प्रावधान लिया है? मूल कर्तव्य का जो है प्रावधान हम लोगों ने इसी संविधान से यहाँ से स्वीकार किया है। तो मैं आशा करूंगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब कितने देश बच जाते हैं? 4 और 4 हम लोग 7 के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, मुझे तो और भी याद तो नहीं आ रहे, लेकिन चलिएगा, जर्मनी से अगर हम लोग बात करेंगे, जर्मनी से हम लोगों ने क्या लिया है? तो जर्मनी से हमने आपातकालीन जो प्रावधान यहाँ की प्रक्रिया लिया है, आपातकालीन जो है, आपातकालीन जो प्रक्रिया है, ये हम लोगों ने यहाँ से ली है। बल्कि आपातकाल तो भारत शासन एक्ट 1935 में पहले से था, ये मैं आप सभी को जो पढ़ा चुका हूँ। अगर हम लोग बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की, किसकी बात करेंगे? दक्षिण अफ्रीका की जो है, यहाँ पर बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है? तो आशा करूंगा आप सभी को याद होगा कि हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसकी प्रक्रिया? संविधान जो है संशोधन की प्रक्रिया, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पर लिया है। मैं आशा करूंगा आप सभी को याद होगा। आगे मैं बढ़ूंगा तो जवाब हो जाएगा कनाडा। किस पर हो जाएगा? कनाडा पर बात करूंगा तो आप सभी जो जानेंगे अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान। किसका प्रावधान? अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान यहाँ पर होगी। और राज्यों में राज्यपाल, राज्यों में जो राज्यपाल हैं, तो राज्यों में राज्यपाल का जो प्रावधान है वो भी हम लोगों ने यहीं से स्वीकार किया है। तो मैं आशा करूंगा इतने देशों के बारे में आप आयरलैंड के बारे में याद करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद करेंगे, जापान से हम सभी यह विधि के समक्ष समानता की, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका जानेंगे, जर्मनी से हम लोगों ने आपातकालीन प्रावधान की प्रक्रिया, सोवियत संघ आप सभी जानते हैं, रूस जो है हमने वहां से मूल कर्तव्य का जो है प्रावधान लिया है। यूएसए से आप सभी जानेंगे हमने महाभियोग की प्रक्रिया ली है। ब्रिटेन से हमने कई पद लिए हैं, लेकिन ये बात आप लोगों को याद होना चाहिएगा, एकल नागरिकता और संसदीय व्यवस्था। कनाडा के बारे में अवशिष्ट शक्तियों और राज्यों में राज्यपाल का जो प्रावधान है वो हम लोगों ने यहीं से लिया है। तो मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद है, मैंने कहा था कि हम जो पढ़ाते हैं ऐसे ही पढ़ाते हैं, ऐसे ही आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर, क्योंकि देखो बार बार मेरे कहने का इंटेंशन है कि बार बार आप लोगों को यदि चीज रिवीजन हो रहा है तो इससे बढ़िया तो कोई फायदे वाली बात मुझे नहीं लगता होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आशा करूंगा ये याद होगा। 10 हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा आगे हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के संदर्भ में से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में कौन थे? निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में आप सभी जानेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप सभी जानते हैं, यह संविधान सभा में 11 दिसंबर और 1946 को ही यहाँ पर आप सभी को याद होगा कि यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में पदभार स्वीकार कर लेते हैं। यह यहाँ पर अध्यक्ष के पद पर यहाँ पर चयनित हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू आप सभी जानेंगे, ये भारत के जो प्रधानमंत्री 2 सितंबर आप लोगों को याद होगा 2 सितंबर 1947 को ही भारत के अंतरिम जो सरकार बनी थी तभी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बन जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप सभी को जो आप सभी जानते होंगे कि 29 यहाँ पर 29 अगस्त 1947 को यहाँ पर एक प्रारूप समिति बनती। कौन समिति? तो जवाब हो जाएगा प्रारूप समिति। और यह जो प्रारूप समिति है, इसी प्रारूप समिति में 6+1 सदस्य शामिल होंगे, यानी 6 तो मेंबर थे, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आप सभी जानेंगे आज भीमराव अंबेडकर साहब जयंती है, तो भीमराव अंबेडकर जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान सभा के प्रमुख रूप से जनक कहे जाते हैं, या भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि देखिए 29 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति बनी उसमें 6 मेंबर थे, एक अध्यक्ष के रूप में अपॉइंटमेंट जो कर लिए जाते हैं। तो जवाब हो जाएगा भीमराव
भीमराव यहाँ पर अम्बेडकर साहब। तो आशा करूंगा ये सारी बातें आप लोगों को याद होगी। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए अगले सवाल पर जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा यदि आप लोगों ने पढ़ के रखा है तो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1948 को, 13 दिसंबर 1946 को। आंसर सीधी बात करेंगे 13 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कौन सा प्रस्ताव पेश किया था? तो जवाब होगा उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव। और फिर इसके बाद आप सभी जानेंगे कि 22 दिसंबर 1946 को यहाँ पर यही उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है। और फिर इसके बाद में आप सभी जानेंगे कि जो प्रारूप समिति बनी वही प्रारूप समिति आगे चलकर भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। और आप सभी जानेंगे कब लागू हुआ वगैरह वगैरह बातें हम लोगों ने बहुत ज्यादा पहले हम लोग कर चुके हैं। तो ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में यूरेनियम खदान कहाँ पर स्थित है? कुछ मोस्ट आईएमपी सवालों में इससे रिलेटेड ये जो है भारत में यूरेनियम खदान कहाँ पर स्थित है? आप सभी जानेंगे जादूगोड़ा भारत में यूरेनियम खदान है। कहाँ पर है? जादूगोड़ा माइंस आप लोगों को याद होगा। देखो झारखंड में यह लोकेटेड है। कहाँ पर है? झारखंड में यह मुख्य रूप से जो लोकेटेड है आप लोगों को याद होगा सिंह भूमि किसके लिए? यह भी झारखंड में। कहाँ पर है? यह भी मुख्य रूप से झारखंड में है। यह मुख्य रूप से कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। कौन सी चीज के लिए? कोयला उत्पादन के लिए यहाँ पर जाना जाता है। तो सिंह भूमि आप लोगों को याद होना चाहिए। खेतड़ी कहाँ पर है? तो खेतड़ी आप सभी को याद होगा कि यह मुख्य रूप से राजस्थान। कहाँ पर पड़ेगी? राजस्थान में पड़ेगी। आप लोगों को याद होगा। और यह मुख्य रूप से तांबे के लिए, किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए यहाँ पर फेमस है। जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि जो मलास खंड खदान है मध्य प्रदेश की, यह मध्य प्रदेश की खदान है, यह किसके लिए जानी जाती है? तो जवाब हो जाएगा यह तांबे के लिए। किसके लिए? तांबे के लिए फेमस है। और वहीं पर भैरवेली खदान, कौन सी खदान? भैरवेली खदान। यह जो भैरवेली खदान जो आप लोगों को देखने को मिलेगी यह भी मुख्य रूप से हमारे मध्य प्रदेश में है। और यह मैग्नीज के लिए, किसके लिए? यह मैग्नीज के लिए यहाँ पर फेमस है। और एक मझगांव खदान, कौन सी? मझगांव माइंस जो है आप लोगों को याद होगा ये भी मध्य प्रदेश में है। और किसके लिए फेमस है? तो हीरा के लिए यहाँ पर मुख्य रूप से फेमस है। तो मैं आशा करूंगा ये सारी बातें आप लोगों को याद होगी। ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बेल आइकन बटन आप लोगों को दिख रहा होगा उसको जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि क्लास की जल्दी से सूचना आप लोगों को प्राप्त हो। सवाल नंबर 6 आप सभी जानेंगे। सवाल नंबर 7 पर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल नंबर 7 है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। यहाँ पर हरियाणा ऑप्शन देखने को मिलेगा, मिजोरम है, राजस्थान है, या फिर जम्मू एंड कश्मीर हमें देखने को मिलेगा। तो जवाब हो जाएगा कि हरियाणा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आप सभी जानेंगे 879 जो लिंगानुपात है, यह 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का दर्ज किया गया। कहाँ का? हरियाणा। मिजोरम का बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए कि 2011 की जो जनगणना हुई उसमें भारत का जो 10 की वृद्धि, टोटल भारत की जो 10 की वृद्धि वह 17.7% देखने को मिलती है। वही मिजोरम की जो 10 की वृद्धि है, यानी मिजोरम में जो 10 सालों में वृद्धि हुई, मिजोरम की लगभग 27.07% वृद्धि हमें केवल मिजोरम की देखने को मिलती है। राजस्थान की बात करेंगे, 2011 की जो जनगणना हुई, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष व महिला, यहाँ पर याद होना चाहिएगा, पुरुष व जो महिला है, पुरुष व महिला का जो साक्षरता का अंतर है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो साक्षरता का अंतर है वो सर्वाधिक जो हमें यहाँ पर देखने को मिला। कहाँ पर? सर्वाधिक देखने को मिला। मतलब पुरुष यदि साक्षर है तो महिलाएं वहां पर सबसे कम साक्षर है। तो पुरुष और महिला में साक्षरता का सबसे बड़ा अंतर हमें राजस्थान की पावन धरा पर देखने को मिलता है। हालांकि सवाल का राइट आंसर हरियाणा होगा। 879 मीटर के साथ में आप लोगों को याद होगा। अगर बाल लिंगानुपात की बात करेंगे
तो बाल लिंगानुपात में भी हमें हरियाणा देखने को मिलेगा। और वहीं वो बात सर्वाधिक बाल लिंगानुपात की बात करेंगे तो हमें एपी यानी आपका अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। सर्वाधिक लिंगानुपात में केरल अपना पहला स्थान प्राप्त किए हुए हैं। तो आप सभी जानेंगे जनगणना टॉपिक हम लोग हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, तो आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस अपनी बनाए रखिएगा। सवाल नंबर हम लोग 8 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 8 इस प्रकार से, निम्नलिखित में किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री इनके द्वारा नहीं। आप सभी जानते हैं महाभियोग की प्रक्रिया यदि लोकसभा में आई है तो लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। फिर इसके बाद में यदि राज्यसभा में आई है तो यह भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तब यहाँ पर हटाया जा सकता है किसको, महामहिम राष्ट्रपति को। और महामहिम राष्ट्रपति अगर वो अपना काम नहीं करे तो आप सभी जानते हैं कि परमादेश जो है राष्ट्रपति जी के ऊपर एक जो एक प्रकार की सुप्रीम कोर्ट की रीट है, यह माननीय राष्ट्रपति के ऊपर लागू नहीं होती है। अगर माननीय राष्ट्रपति अपना काम भी नहीं करता है तो वह आप उसे उसके पद से नहीं हटा सकते। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा यदि संविधान का अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया तो यह एक ही प्रमुख कारण हमें संविधान में देखने को मिलता है, जिसके कारण आप राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटा सकते हैं। हटाने की प्रक्रिया आप सभी जानते हैं, चाहे तो आप राज्यसभा में लेकर आए, चाहे आप लोग लोकसभा में लेकर आए, दोनों में किसी भी सदन में अगर लोकसभा में लेकर आए हैं तो लोकसभा में 2/3, उसके बाद राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से 2/3 बहुमत क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। और अगर राज्यसभा से लेना चाहे तो राज्यसभा से पास आउट और फिर पुनः उसको राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा। तो यह प्रमुख रूप से बातें हमें महाभियोग की प्रक्रिया देखने को मिलती। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि महाभियोग की प्रक्रिया हम लोग किस देश से लेकर आए थे, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया लेकर आए। भारतीय संविधान के आर्टिकल क्रमांक 61 में आप सभी जानते हैं महाभियोग की प्रक्रिया हम लोगों को देखने को मिलेगी। और मैं ये आशा करूंगा कि मैं जितना भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास कैसी लग रही है, क्या सवाल बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, क्वेश्चन का लेवल यही रहना देना चाहिए, यही पैटर्न एक फॉलो होगा, या बढ़ाना चाहिए, या क्लास का प्रारूप कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर प्रकट कर लीजिएगा, जिससे अगर हम पढ़ें तो या तो अच्छा लगेगा या बुरा, कुछ भी हो लेकिन पढ़ने को जरूर मिलेगा। तो ये सभी बातें आप लोगों को याद होगी। आइए सवाल नंबर 9 पर हम लोग चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 9 है, चौगान खेलते समय निम्नलिखित में किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो आप सभी जानते हैं कि इल्तुतमिश, किसकी मृत्यु हो गई थी, इल्तुतमिश, सॉरी इल्तुतमिश की मृत्यु नहीं हुई थी, लाइट मुझे लगता है जा चुकी है। चौगान खेलते वक्त समय निम्नलिखित में किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो आप सभी जान लेंगे राइट आंसर यहाँ पर इल्तुतमिश नहीं होगा, इल्तुतमिश यहाँ पर सवाल का राइट आंसर नहीं होगा। सवाल का राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आप सभी जानेंगे कि 1206 में यह व्यक्ति शासक बनता है और 1210 में इस व्यक्ति की जो मृत्यु लाहौर में, कहां पर दोस्तों, लाहौर में चौगान खेलते वक्त हो जाती। क्या, कौन सा खेल खेलते वक्त, चौगान खेलते वक्त इसकी मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। आप लोगों को जी याद होगा। इसने ये किसके लिए फेमस है, आप सभी जाने, इसने कुतुब मीनार क्या बनाया, कुतुब मीनार का जो कार्य जो है इसने प्रारंभ किया, यानी कार्य प्रारंभ इसी ने कहा था। आप सभी को जाना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना गया। किसके नाम से, लाख बख्श। इस व्यक्ति को लाख बख्श के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। आप सभी, लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। और इसने पहली मस्जिद भी बनवाई भारत में, इसका नाम था कुवैत उल इस्लाम। क्या नाम था, कुवैत उल इस्लाम जो है, कुवैत उल इस्लाम करके इस व्यक्ति ने भारत में एक मस्जिद का भी क्या किया था, निर्माण किया था। मैं मान के चलूंगा आप लोगों को याद होगा। बलबन, आप सभी जानते हैं कि बलबन ने भारत में, मैं केवल बलबन के बारे में पढ़ा रहा हूं, बलबन ने भारत में लौह और रक्त की नीति को प्रारंभ किया। लौह व रक्त की जो नीति है, तो इसने लौह और रक्त की नीति को प्रारंभ किया और इसने दल चालीसा को समाप्त किया था। किसको, दल चालीसा को क्या किया था, इसने समाप्त किया था। तो मैं आशा करूंगा आप लोगों को याद होंगे। इल्तुतमिश के बारे में याद होना चाहिएगा कि यह दिल्ली सल्तनत, यह व्यक्ति दिल्ली का पहला सुल्तान बनता है। क्या बनता है, दिल्ली का पहला सुल्तान। यदि आपसे पूछेगा कौन अपॉइंटमेंट हुआ तो यहाँ पर इल्तुतमिश होता है। तो इसने कुतुब मीनार के कार्य को पूर्ण जो किया, कुतुब मीनार जो थी के
कार्य जो जो इसका कार्य था, कार्य को इसने क्या किया था दोस्तों, पूर्ण किया था। तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और इसी व्यक्ति ने एक 40 तुर्की सरदार मिलाकर एक दल चालीसा का निर्माण किया था। दल चालीसा, दल चालीसा का क्या किया था इसने, निर्माण किया था। तो दल चालीसा का निर्माण भी इसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर किया गया, आप लोगों को याद होगा। और यह व्यक्ति, आपको पता है कि इस व्यक्ति की बेटी जो बनी थी अगली शासिका, इसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या बनी थी, रजिया सुल्तान जो है यह मध्यकाल की पहली महिला शासिका के रूप में अपॉइंटमेंट हुई थी। तो मैं बहुत सारी बातें यहाँ पर जो लिखा सकता हूँ, लेकिन समय का अभाव है, ठीक है, तो मैं इतना नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ना और अपने 100% अपनी तैयारी सुनिश्चित करना है तो पार्थ एकेडमी के ऑफलाइन सेंटर पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को कल भी जानकारी दी गई थी कि नवीनतम बैचेस प्रारंभ हो गई है। अगर कोई आपके साथी ज्वाइन करना चाहते तो कर सकते हैं। बल्कि आइए सवाल नंबर 10 पर हम लोग बढ़ेंगे। डोंगरी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, आप सभी जानेंगे डोंगरी भाषा कहाँ बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में नहीं बोली जाती, केरल, देखो केरल मलयालम क्या ही लिख डाला, केरल में आप सभी जानते हैं मलयालम भाषा, कौन सी, मलयालम भाषा, ठीक है, आंसर भी लिख रहे हैं टाइपिंग राइटर, ठीक है। और ये डोंगरी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, डोंगरी भाषा जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर, मतलब केवल जम्मू एंड कश्मीर ही हमारे सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, देख लीजिएगा। सवाल नंबर 11 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 11 हमारा होगा कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी। तो आप सभी जानेंगे पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, कमलजीत सिंधु। कौन कौन बनी थी, कमलजीत सिंधु। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का याद होगा। सुचेता करपलानी कौन थी, ठीक है, यह पहली महिला, यह पहली जो है महिला, आप लोगों को याद होना चाहिए, पहली महिला मुख्यमंत्री पद पर, किसके रूप में, मुख्यमंत्री जो है पद पर अपॉइंटमेंट हुई थी। कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी, तो जवाब हो जाएगा यूपी की पहली सीएम के रूप में अपॉइंटमेंट हुई थी, आप लोगों को याद होगा रजिया बेगम। अभी हमने अभी देखा था पहली महिला शासिका के रूप में, पहली महिला जो है शासिका के रूप में ये जो अपॉइंटमेंट हुई थी, यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और बचेंद्री पाल, ये आप लोगों को याद होगा कि यह माउंट एवरेस्ट पर, किस पर, माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ने वाली पहली महिला है, चढ़ने वाली पहली जो है महिला यहाँ पर जो है, यही इन्होंने अपना रिकॉर्ड अपने नाम किया था बचेंद्री पाल ने। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद होना चाहिए, मैं मान के चलूंगा आप लोगों को याद होगा पहले से ही। सवाल नंबर 12 इस प्रकार से, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में। सवाल का पैटर्न रहेगा, एग्जाम का पैटर्न यही रहेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और म्यांमार, भारत और श्रीलंका, श्रीलंका व ईरान, भारत और पाकिस्तान, सॉरी भारत और श्रीलंका के बीच में, किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो आप सभी जानेंगे हमें पाक जल डमरू देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रहा होगा। सवाल नंबर 13 है, सवाल नंबर 13 इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में संयुक्त सत्र बुलाने और उसकी प्रक्रिया का उल्लेखन है। तो आप सभी जानेंगे कि आर्टिकल क्रमांक जो है यहाँ पर 112 में वित्तीय विवरण किसके बारे में है, वित्तीय विवरण के बारे में हम सभी को जानकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। आर्टिकल 216 में हाईकोर्ट रीट जारी करता है, कौन रीट जारी करेगा, हाईकोर्ट रीट जारी करने की जो शक्ति होती है, हाईकोर्ट के रीट जारी करने की शक्ति होती है वो 216 में। 93 में हमें लोकसभा अध्यक्ष, कौन, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर देखने को मिलेगा। और 108 में हम लोगों को धन विधेयक क्या देखने को मिलेगा, धन विधेयक यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आप सभी को याद होना चाहिएगा कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, बल्कि इसको राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। सवाल नंबर 14 है, चंबल बेतवा के इनमें से प्रमुख किसकी सहायक नदी, किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर देखने को मिलेगी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा या यमुना। तो आप सभी जानेंगे कि जो है यमुना की प्रमुख सहायक रिवर हम लोगों को देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी आप सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मैंने जितने भी आप लोगों को 15 सवाल जो समझा है इस बोर्ड पे एक्सप्लेन किए हैं, मान के चलिएगा यही आपके एग्जाम का पैटर्न रहेगा। इससे न कोई अलग से आएगा और न कोई पुराना पैटर्न देखने को मिलेगा। जो मैंने बोर्ड पर पैटर्न लिया है यही आप लोगों को अंत तक पैटर्न देखने को मिलेगा। अंतिम सवाल आप सभी का होमवर्क में है कि सेक्रेनी त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, मिजोरम, मेघालय, कर्नाटक या नागालैंड। इस सवाल का जवाब आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में करना है।
आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। जो मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 39 के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए।